नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। और आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है आपका साइंटिफिक नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिस्कस करते हैं इसे, चलिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट सिंबल एंड द यूनिट्स। तो आप जानते हैं IUPAC आती है इसके लिए, कौन सा आता है IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री। यूनेस्को जो आता है वो एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, साइंस काउंसिल आपका साइंस के लिए आती है, और यूनियन ऑफ द जियोट्सी एंड द जियोफिजिक्स ये आपकी किसके लिए आती है, साइंस और फिजिक्स के लिए आती है, ठीक है ना। साइंस बोल सकते हैं या नेचर फिजिक्स के लिए आपकी ये आती है। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो हिंदी में ये लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो अगर यूनेस्को की अगर बात करें तो ऑप्शन 2 जो राइट था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यूनेस्को की बात करें, इट इज़ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू द इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द एजुकेशन साइंस एंड द कल्चर। नेक्स्ट, अच्छा इसका हेडक्वार्टर का फ्रांस पेरिस में 1945 में ही बना था, ठीक है ना, 16 नवंबर को। ऑद्रे जोले कौन इसके हेड है। अच्छा बात करें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें, इट इज़ द वर्ल्ड अथॉरिटी ऑन द केमिकल nomenclature and the terminology including the name of the new elements and the periodic table on the standardized method for the measuring and on the atom weights and many other critically evaluated data. Dr. Lane M. Sobey is the executive director of the IUPAC. इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की बात करें तो क्रिएटेड हुआ था 2018 में एज द रिजल्ट ऑफ अ मर्जर बिटवीन द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द साइंस एंड द इंटरनेशनल सोशल साइंस काउंसिल. It is the only international non-governmental organization bringing together the nature and the social science and the largest global science organization of its type. हेडक्वार्टर भी इसका है फ्रांस में. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द जियोट्सी एंड द जियोफिजिक्स की अगर बात करें, ये भी नॉन गवर्नमेंटल आपका साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेबलाइज इन द 1919 में आपका स्टेबलाइज हुआ था. IUGG is dedicated to the international promotion and the coordination of the scientific studies on the earth, physical, chemical and the mathematical and its environment in the space. सेक्रेटरी जनरल कौन है, अलेक्जेंडर रडोलॉफ. तो चलिए आगे चलते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं. यूनेस्को की अगर मैंने बताया था तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, ऑथरे जोले इसके कौन है, डायरेक्टर जनरल है. 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में फॉर्म्ड हुआ था. तो ये आप याद कर लीजिए. और फाउंडर मेंबर जो थे उसमें ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, मैक्सिको, चाइना, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम ये आते हैं. और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, तो यूनाइटेड नेशन है, ये याद कर लीजिए. अगर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो 1919 में फॉर्म्ड हुआ था. और इसका जो आपको देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर, वो देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स में, नॉर्थ कैरोलिना में, ये आप याद कर लेना. और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी आपकी, इंग्लिश है. प्रेसिडेंट कौन है आपके, क्रिस्टोफर M.A. ब्रैट, ये पोर्तगाल से है. अच्छा नेक्स्ट जो था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द जियोट्स एंड द जियोफिजिक्स, तो ये 1919 में बना था आपका. और इसका लोकेशन जो हेडक्वार्टर है वो आपका पॉट्सडैम में, जर्मनी में. और ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, इंग्लिश और फ्रेंच. और इसके प्रेसिडेंट कौन है आपके, कैथरीन वेलर, तो ये आप याद कर लेना. और प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है, क्रिस ड्रीजोस है. और सेक्रेटरी जनरल अलेक्जेंडर रुडलॉफ, जर्मनी से ही है. ट्रेजर की बात करें तो नील सैंडरसन डेनमार्क से आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस म्यूटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ. तो ये नाम आपको देखने को मिलता है किसका, वाइल्ड याक का. आपने याक देखा होगा, ये बिल्कुल भैंसे जैसा होता है पर इसमें बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं. और ये ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलता है ठंडे इलाकों में देखने को मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों पे. तो अगर नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें, तो साइंटिफिक नेम दो को कंटेन करता है. अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखें तो पहला जो आता है वो आता है जीन्स और दूसरा आता है स्पीसीज. बात समझ में आई. तो पहला जो नाम होता है वो जीनस को शो करता है और दूसरा वाला स्पीसीज को शो करता है. तो हॉर्स का देखेंगे तो उसका नाम है इक्वस कैबलस. ऑक्स का देखेंगे, बैल का देखेंगे तो उसका नाम है आपका बॉस्टोरस. बफलो का देखेंगे, भैंस का देखेंगे तो उसका नाम है आपका ब्यूबलस ब्यूबलस, दो बार आता है ब्यूबलस ब्यूबलस. बात समझ में आ गई. अच्छा लॉइन का देखेंगे तो पैंथरा लियो है. पैंथरा जो है उसका जीनस है, लियो उसका क्या है, स्पीसीज है. अच्छा एलिफेंट की बात करेंगे तो इसका आपका एल्फस मैक्सिमस. पिकॉक की बात करेंगे तो पावो क्रिस्टस क्रिस्टेटस. अब याद रखना पिकॉक क्यों याद करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारा राज्य क्या है, पक्षी है, ठीक है ना. हमारा क्या है, राजकीय पक्षी है, ये आपने याद रखना, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है ना. नेशनल हमारा क्या है, बर्ड है, तो इसका नाम जरूर याद कर लीजिए, पावो क्रिस्टेटस. फॉक्स की बात करें, लोमड़ी की, तो इसका नाम है वुल्पस वुल्पस. टाइगर की बात करें तो पैंथरा टाइग्रिस. एक्चुअल में लाइन और जो डॉग्स होते हैं ये आपकी कैट्स फैमिली से आते हैं, तो इनका जो जीनस होता है वो सेम होता है, बस जो इनका स्पीसीज है वो अलग है. इसका लियो, इसका टिग्रिस है. डॉग की बात करें, कुत्ते की बात करें तो इसका कैनिस ल्यूपस फैमिलीज.
कैट की बात करें तो फैलिस डोमेस्टिकस। पीजन्स की बात करें कबूतर की तो उसका नाम है कोलंबिया लिविया। इंडियन कोबरा की बात करें नाजा नाजा। जिराफ की बात करें तो जिराफा कैमलियो पैराडाइज। और अगर बात करें जैबरा की तो इक्वस क्यूका। और हाउस क्रॉस की बात करें जो घरेलू कौवा होता है उसका नाम है कॉर्बस स्प्लेंडेंस। तो ये नाम आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे कर। ये आपका याक तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है ये। अच्छा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन सी? तो इसका नाम है आपका कौन सा? एस्कॉबिक एसिड। कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है। फॉलिक एसिड बी में आता है आपका, आई थिंक फॉलिक एसिड जो B7 का नाम है, एक बार मैं चेक कर लूँगा, ठीक है ना, B7 का नाम है। और रेटिनॉल जो आता है वो आपका विटामिन ए का नाम है। मैं देख लेता हूँ, फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड B9। एक सेकेंड रुकना है, शायद से तब, हाँ वो बायोटीन है, सॉरी सॉरी सॉरी। B9 है, B9 वो बायोटीन है, B7 को बायोटीन बोलते हैं। फॉलिक एसिड होता है B9। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थाइमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, C को एस्कॉर्बिक एसिड, D को कैल्सिफेरॉल, E को टोकोफेरॉल और K को बोलता है फाइटोमेनाडोइन भी बोलते हैं। और दूसरा नाम अभी बताता हूँ। दूसरा नाम जो इसका वो है फाइलोकिनॉन, ठीक है ना, मुझे फाइलोकिनॉन याद था। तो अच्छा देख लीजिए, दो तरीके के आपके विटामिन होते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। दो तरीके के विटामिन होता है आपके, एक होता है आपके फैट सॉल्युबल, वसा में संतृप्त हो जाते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो होता है वो B and C होता है, बाकी A, D, E, K ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा पढ़ लेते हैं आगे। तो देखो, विटामिन ए जो है जिसका नाम है रेटिनॉल, ये लॉस ऑफ द विजन ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है ना, और नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोला जाता है, ये आप याद कर सकते हैं। और जीरोफ्थैल्मिया भी हो जाता है, पानी जो होता है आंखों का वो भी सूख जाता है। थाइमिन की अगर बात करें, थियामिन, तो थियामिन B1 को बोलते हैं। और वीक मसल अंदर सेवर वेट लॉस हो जाता है जिसे बेरी बेरी बोलते हैं। B2 राइबोफ्लेविन है, पुअर डाइट एंड द माउथ सोर्स हो जाता है जिसे एर्वो फ्लेविनोसिस बोलते हैं। B3 होता है नियासिन, इससे पैलाग्रा हो जाता है, डायरिया और डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। B5 जो होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है, इस्कैमिक अटैक्स एंड द मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्ट द ब्रेन। तो ये होता है आपका कौन सा? पैरेस्थेशिया। B6 होता है आपका पायोडॉक्सिन, लो नंबर ऑफ द लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, एनीमिया होता है, कई बार पूछा जाता है। B6 जो होता है आपका पायोडॉक्सिन, इसकी कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, वैसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं आपकी, ठीक है ना, सेल नहीं होती, कॉर्पस्कल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं। तो इनकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। बायोटीन की अगर बात करें B7 की, तो इसमें रेड एंड इची स्किन देखने को मिलता है जो डर्मेटाइटिस को दिखाता है, लाल हो जाती है स्किन। B9 फॉलिक एसिड होता है, इमेच्योर RBC इन द बोन मैरो। बोन मैरो जहाँ से क्या, जहाँ पे प्रोड्यूस होती है आपकी क्या, ब्लड जो होता है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है आपका? यहीं से होता है एक्चुअल में। जैसे ब्लड प्लाज्मा, RBC, WBC या प्लेटलेट्स जितनी भी होती हैं, ये ब्लड मैरो से आपका, सॉरी बोन मैरो से आपकी क्या होती हैं, आपकी निकलती हैं। बोन मैरो दो तरीके की होती है, एक येलो बोन मैरो होती है और एक आपकी रेड बोन मैरो होती है। तो जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है B9 की कमी से। B12 की कमी से जिसे साइनो कोबालामाइन बोला जाता है। इसमें एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन उतने अच्छे से पचा नहीं पाता, एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है वो कम हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और जो आपका क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्व जो बोल सकते हैं, जो लास्ट डाइजेशन प्रोसेस है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का, वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो आपकी बोल सकते हैं, जो आपकी कौन सी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, उसमें होता है आपका एक बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं इकोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। उससे आपका क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो आपकी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए आती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन आपका फूड एब्जॉर्प्शन के लिए आती है। सी को अगर देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ब्लीडिंग गम्स एंड द स्वॉलिंग जॉइंट्स होते हैं, स्कर्वी ये रोग है। डी कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, वीकनिंग ऑफ द बोन्स नियर द जॉइंट, रिकेट्स वगैरह देखने को मिलता है। ऑस्टियोफ्रोसिस भी देखने को मिलता है, ऑस्टियोफ्रोसिस भी बोलते हैं। विटामिन जिसे आपका ब्यूटी विटामिन बोलता है, टोकोफेरॉल नाम है, फास्टर डिप्लीशन ऑफ द आरबीसी फ्रॉम द ब्लड। इसमें क्या होता है कि आरबीसी बहुत तेजी से घटने लग जाती है, जिसे बोलते हैं आपका हेमोलिटिक एनीमिया। के जो होता है आपका, इसे फाइलोक्विनोन बोलते हैं, इरेगुलर एंड द स्लो ब्लड ब्लीडिंग एंड द क्लॉटिंग। इसमें क्या होता है कि आपका ब्लीडिंग डायथेसिस देखने को मिलता है, और ये क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है आपका। विटामिन के करता है, ब्लड जब हमारे शरीर से बाहर आता है तो उसे क्लॉट करने में मदद करता है, उसे जमने में मदद करता है, जो बहुत जरूरी होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई जैसे मैंने बताया था। ए को क्या बोलते हैं आपका रेटिनॉल, बी को आपका थाइमिन बोलते हैं, B2 को आपका राइबोफ्लाविन,
B3 आपका नियासिन हो गया। B5 में आता है आपका पेंटोथेनिक एसिड। B6 आता है पारडॉक्सिन आता है। B7 आपका बायोटीन आता है। B9 आपका फॉलिक एसिड आता है। B12 आपका साइनोकोबालामाइन आता है। फिर C आता है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर कैल्सिफेरॉल आता है। फिर आपका जो आता है वो आता है आपको कौन सा, फाइलोक्विनोन आता है ना, फाइलोक्विनोन आता है। नहीं, फाइलोक्विनोन के का नाम है, सॉरी, फाइलोक्विनोन के का नाम है और इसका नाम है आपका क्या, कैल्सिफेरॉल नहीं, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यार मैं नाम भूल जाता हूँ एक बार बार। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। रेटिनॉल, आपका थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, 5 आता है आपका पेंटोथेनिक एसिड, फिर पाइडॉक्सिन आ गया, बायोटीन आ गया, आपका फॉलिक एसिड आ गया, साइनोकोबालामाइन आ गया, एस्कॉर्बिक एसिड आ गया, आपका कैल्सिफेरॉल आ गया, आपका टोकोफेरॉल आ गया और आपका क्या आ गया, फाइलोक्विनोन आ गया। चलो हो गया याद। अच्छा, कुछ आपके मिनरल्स भी होते हैं जो इसेंशियल होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया आपका, तो वीक पोरस बोन्स एंड द टूथ डिके के लिए आपका आता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपका, इससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं अगर कैल्शियम कमी हो जाए हमारे शरीर में। मैग्नीशियम होता है तो ये क्रॉनिक एल्कोलिक्स को देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग डायरिया देखने को मिलता है अगर मैग्नीशियम की कमी आती है। सोडियम की कमी होती है तो इससे आपका हाइपोनेट्रीमिया या डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन जब आपके शरीर में नमक की कमी आ जाती है, सॉल्ट की कमी आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है। पोटेशियम की बात करें, एक्सेसिव ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, इससे डिहाइड्रेशन भी होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम की कमी से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो क्या होता है, बोल सकते हैं बॉडी फ्लूइड होता है धीरे धीरे करके, तो इससे क्या होता है क्रैम्प्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं बॉडी में। आपने देखो क्रिकेटर्स या जितने भी आपके क्या होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो जिसमें ज़्यादा भागना होता है या फिर गर्मियों के टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा लॉस होती है, ठीक है ना। फॉस्फोरस जो होता है, लॉस ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द स्केलेटन, हड्डियों से हमारे क्या होता है, याद रखना हमारी हड्डियों को दो मेन कंपाउंड की जरूरत होती है, एक फॉस्फोरस की और एक किसकी, कैल्शियम की, ठीक है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गजेला बेनाटी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो ये चिंकारा का नाम है, ठीक है ना, बाकी तो बता दिया था मैंने आपको। तो अगर एलिफेंट की बात करें फिर से याद करते हैं, एलिफास मैक्सिमस बोलते हैं, लॉइन का पैंथरा लियो है, चिंकारा का आपका गजेला बेनाटी और वाइल्ड एस को बोलते हैं इक्वस अफ्रीकनस एसिनस, तो ये आपका चिंकारा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पीकॉक, अभी तो बताया था आपका, इसका नाम जो आपका है वो पावो क्रिस्टेटस, ये नाम याद कर लेना। बाकी देख लेते हैं, तो लॉइन फिर से देख लेते हैं, पैंथरा लियो, एलिफेंट एलिफस मैक्सिमस, पिकॉक का बताया था पावो क्रिस्टेटस, फॉक्स का बताया था वॉल्पेस वॉल्पेस, टाइगर का बताया था पैंथरा टाइग्रिस, डॉग का बताया था कैनिस लूपस फैमिलरीज, कैट का बताया था फेलिस डोमेस्टिकस, पीजन का बताया था कोलम्बस लिविया जो आपका कबूतर होता है, इंडियन कोबरा का नाजा नाजा, जिराफ का बताया था जिराफा कैमलो पैराडाइज, और जेब्रा का बताया था इक्वस क्यूगा, हाउस क्रो का बताया था आपका क्या, कॉर्बस स्प्लेंडेंस। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का नाम है, आप जानते हैं, क्योंकि ये भारत में इसका क्या था ओरिजिन था, इसलिए इंडिका के नाम पे, इंडियन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो पढ़ लेते हैं, चलो आगे। लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नेम जो होता है, तो सिस्टम वाज गिवन बाय द कार्नस लिनियस, मैंने बताया भी था इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले कौन थे आपके, कार्नस लिनियस ही थे, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। उन्होंने दो चीज़ें मेन तौर पे समझाई थी, एक था आपका जेनेटिकल नेम और एक था स्पेसिफिक एपिथेट। तो जी जेनेटिक नेम मतलब वही जी और फिर एस, तो जेनेटिक नेम, और दूसरा क्या था स्पेसिफिक एपिथेट था। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद द टू कंपोनेंट इज कॉल्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो रिटन एज द मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जहाँ पे क्या आपका रिप्रेजेंट करता है जीनस को, वह इंडिका रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीसीज को। कैबेज की बात करें, पत्ता गोभी जो आपके ऑप्शन में था उसका नाम है ब्रेसिका ओलेरेशिया, ओलेरेशिया, याद कर लेना। मैंगो की बात करें मैंजीफेरा इंडिका है, और पोटैटो की बात करें तो सोलेनम ट्यूबरसोम है, याद कर लेना, पोटैटो को कई बार पूछे, सोलेनम ट्यूबरोसम। सनफ्लावर की बात करें तो इसका नाम है आपका हेलेंथिस, क्या हेलेंथिस। नेक्स्ट चलते हैं, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल से रिलेटेड है। चलो आगे चलते हैं, तो पढ़ लेते हैं। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ एज बेस्ड ऑन द फॉसिल्स, जो आपकी जीवाश्म से संबंधित हो। अब जीवाश्म इकट्ठे कैसे होते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एनिमल फंजाई बैक्टीरिया एंड द सिंगल सेल्ड living things that have been replaced by the rock material and the impressions of the organism preserved in the rocks। क्या होता है जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, किसी चीज़ का क्या होता है जब जीवन काल खत्म हो जाता है, तो क्या करती थी, मिट्टी में मिल जाती है या फिर चट्टानों में क्या हो जाती है, आ जाती है, तो वो किस तरीके से पाई जाती है, आपकी फॉसिल्स के रूप में पाई जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पैलेंटोलॉजी और द पैलियोंथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ एक्सटेंट या एक्सिस्टेंस प्रायर टू बर्थ, sometime including the start of the Holocene epoch. It includes the study of the fossil to determine the organism, evolution, and the interaction with each other,
एंड देयर इन्वायरमेंट, देयर पैलियोकोलॉजी। ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी अगर बात की जाए तो ऑस्टियोलॉजी आपका स्केलेटन से रिलेटेड होता है। मैंने बताया था ना कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो उससे क्या होती है, हड्डियाँ क्या पड़ने लग जाती, कमजोर पड़ने लग जाती है, ऑस्टियोप्रोसिस जिसे बोला जाता है आपका। इज अ साइंस दैट डील्स विद द ह्यूमन स्केलेटन रिकवरी एंड द इंटरप्रिटेशंस। Osteology works in the often aimed at the identification of the relatively recently deceased and the usually done in a legal context. The goal of the forensic osteology often involves the identification of an unknown individual. ऑर्निथोलॉजी आपका जो ऑर्निथोलॉजी जूलॉजी की आपकी क्या एक ब्रांच है, ये डील करती है किसको, स्टडी ऑफ द बर्ड को। ऑर्निथोलॉजी कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑर्निथोलॉजी मैंने कई बार देखा है कि बर्ड्स की स्टडी को पूछा गया है, क्योंकि कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो पाता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम। तो ओपियम को बोला जाता है आपका क्या, इसको बोला जाता है आपका पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। ये इसलिए भी न्यूज़ में था, ये मुझे याद इसलिए था क्योंकि ओपियम की खेती आपकी जो प्रमुख तौर पे की जाती है वो अफगानिस्तान में की जाती है। और ओपियम का जो यूज़ होता है वो मेडिकल पर्पज़ में भी किया जाता है और इलीगल ट्रेड भी इसका देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखना, भारत में कई जगह ओपियम को क्या किया गया, लीगलाइज किया गया। जैसे हिमाचल प्रदेश वहाँ पे लीगलाइज है, पर वो किसके लिए, आपका केवल ड्रग्स मेकिंग के लिए, ठीक है ना, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए आपका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ सीमित मात्रा तक। तो देखिए पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ ओपियम पॉपी, जो आपका ये धतूरे का जो क्या होता है, धतूरा बोला जाता है, इसका जो ऊपर जो फूल होता है ना उसके ऊपर ये बीज टाइप का आपका बन जाता है, इसके अंदर बीज होते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिखा हुआ है obtained from the Papaver somniferum in form of the dried latex. Primary opium is the milky latex extracted by the scoring the unripe capsule of the opium poppy. Opium is then processed chemically to the produce the heroin or the opioids. Heroin भी इसी से बनती है। It can be used in the medicinal purpose or illegal drug trade. Legal cultivation for the medical use is the allowed within the ambit of the single convention on the narcotic drug 1961। ये आपका एक्ट है जिसमें क्या होता है, लीगलाइज्ड यूज होता है, तो कॉन्वेंशन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग 1961। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द लीगल ओपियम। दुनिया का सबसे बड़ा आपका ओपियम प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है। लार्जेस्ट बोल रहा है पर कैसा है, लीगल है, क्योंकि लीगल जब देखा जाता है तो बहुत कम होता है। इनलीगल में तो आप मान के चलो कि अफगानिस्तान आपका पाकिस्तान ये आपका गोल्डन ट्राइंगल में आता है, अभी दिखाता हूँ अभी आपको। तो लिखा हुआ था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जरूरी है, ऐसा नहीं कि ओपियम खराब होता है, धतूरा खराब है, नहीं, मेडिसिनल पर्पज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस तरीके से इसके फूल लगे होते हैं, और ये आपको ये इसका जो दिख रहा है पॉपी दिख रहा है, इसी में क्या होते हैं, बीज वगैरह होते हैं, और इसी से आपकी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रग बना सकते हैं। वैसे इलीगल भी यूज़ कर सकते हैं, हेरोइन या फिर आपका ओपियम के लिए। तो अच्छा, इसमें कुछ देश आते हैं, जैसे कोलंबिया होता है, इसका लीगल प्रोड्यूसर है, मैक्सिको हो गया। वहीं अगर बात करें, भारत दोनों तरफ से घिरा हुआ है ड्रग्स के मामले में, तो एक आता है गोल्डन क्रेसेंट जिसमें आपका ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है। वहीं अगर भारत की इस तरफ देखेंगे तो उसमें गोल्डन ट्राइंगल आता है, इसमें आपका 4 देश आ जाते हैं गोल्डन ट्राइंगल में। एक बर्मा आता है, एक थाईलैंड आता है, लाओस आता है और वियतनाम आता है। तो ये दोनों तो याद कर लो, मैक्सिको और कोलंबिया तो याद कर लो कि एक आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, एक आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे देख लेते हैं बाकी। तो गोल्डन क्रेसेंट अब आपको अच्छे से दिख जाएगा, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अगर कभी पूछा जाता है, जहाँ पे जीएस का पेपर बनता है आपका, तो कहीं पूछा जाता है गोल्डन क्रेसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो इसमें 3 कंट्रीज आती हैं भारत की, जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। वहीं अगर गोल्डन ट्राइंगल की बात करेंगे तो आसियान की तरफ चल जाना, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और वियतनाम आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है द वर्ल्ड नेक्स्ट न्यूज़ नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ द बंगाल। ये बोला जाता है किसको, एकीहॉर्निया क्रैस्पिस को, जिसे बोलते हैं आपका वाटर हाइसिंथ, या इसे बोलते हैं जलकुंभी। ये बहुत खतरनाक होती है, मैं पढ़ लेता हूँ इसके बारे में। तो वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ द बंगाल इज द एकीहॉर्निया क्रैप्सिस। तो लिखा दिस वीड chokes ponds, lakes and the rivers resulting in the imbalance in the aquatic ecosystem. It accelerate the eutrophication। किसको बढ़ा देती है, यूट्रोफिकेशन को बढ़ा देती। अब बता देता हूँ यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपका ला रखा है मैंने टॉपिक। तो यूट्रोफिकेशन इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द बायोमास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। जब क्या होता है कि कोई लेक है या कोई नदी है, खासकर जो पॉन्ड्स होते हैं आपके, लेक्स पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं इनकी संख्या जब बढ़ने लग जाती है, ये क्या होते हैं आपके एक हिसाब से इन्हें जैसे कोरल वगैरह खा लेते हैं, या फिर जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन से क्या करते हैं, खाते हैं। रिजल्टिंग इन द एल्गी बूम। इससे क्या होता है कि आपकी एल्गी बढ़ने लग जाती है। एल्गी बढ़ जाती है तो क्या होता है कि आपका पूरा जो ऊपर का लेयर होता है वो पॉन्ड को ढक देता है, जिससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें अंदर नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन आपकी डिजॉल्व नहीं हो पाती
या बेहतरी से काम नहीं कर पाती, जिससे क्या होती है कि आपकी BOD जो होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ये बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ऑक्सीजन कमी कैसे होने लग जाती है, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कम होने लग जाता है। पहले जो फिश को मिल रहा था अब उसकी जगह कौन है, वो एल्गी भी खा रही है। तो लिखा हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड द अदर प्लांट न्यूट्रिशन एजेंसी एजिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम सच एज द लेक। अब ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस कहाँ से आता है, जो हमारे घर के आसपास वाला क्षेत्र होता है या फिर आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ से जितने भी होते हैं ये मिनरल्स वगैरह वहाँ से लेक्स में जाते हैं, पॉन्ड्स में जाते हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ लैथाना कैमेरा इज द फ्लावरिंग बियरिंग सर्व होता है, और पार्थीनियम हाइस्टोफोरस इज द फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज होती है। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपका जलकुंभ है जिसकी मैं बात कर रहा था, पानी के ऊपर ये पूरा ढक देता है पानी को। इससे क्या होता है कि जो सूरज की किरण पानी के अंदर जानी चाहिए, जो बहुत जरूरी होती है किन के लिए, फिशिंग के लिए, और जो आपका क्या एक्वेटिक आपकी मरीन लाइफ है उसके लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती तो उनको क्या नहीं मिल पाती, आपकी रोशनी नहीं मिल पाती, आपको बोल सकते हैं सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती। दूसरी बात ये है कि इससे क्या होता है कि आपका एल्गी बूम भी देखने को मिलता है। एल्गी बूम भी देखने को मिलता है, जैसे इस पिक्चर में देखते हैं यूट्रोफिकेशन है, ये आपका देखो सनलाइट है। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस किसी भी तरीके से मान लो शहरों से बहकर, जो भी होता है ना आपका, बहकर किस तरफ आया, पॉन्ड की तरफ आया। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा आ जाता है पानी के अंदर। इससे क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स आपके ग्रो करने लग जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जब ग्रो करते हैं तो जो आपकी ग्रास वगैरह होती है ना, जो आपकी कैसे सेज ग्रास होती है, जो किसके अंदर पनपती है, आपकी लेक्स के अंदर पनपती है, वो उनका साइज बढ़ने लग जाता है। इनका साइज बढ़ने लग जाएगा तो होगा क्या कि ऊपर की जो लेयर है इसे ये ढक देंगे। ढक देने से क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो ब्लॉक कर लेते हैं किसको, सनलाइट को। एक चीज याद रखना। अब ये सहज ग्रास से क्या बनती है, जैसे एल्गी ब्लूम देखने को मिलता है, ब्लू एल्गी ब्लूम मतलब पूरा ऊपर से कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और ऑक्सीजन डिमांड कैसे होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो मछलियों को चाहिए थी या जो बाकी के आपके प्लांट्स हैं लेक के अंदर, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए थी अब उन्हें बांटना पड़ेगा किनके साथ, इन एल्गी के साथ। तो ये याद कर लेना। एल्गी डाई भी करती है और नीचे आपका क्या हो जाता है, एल्गी डिके भी बनने लग जाता है, जो और खतरनाक होता है आपका। यहाँ पर देख लेते हैं, ये कोई पिक्चर है, ये कोई आपका पॉन्ड है जिसमें क्या हो गया, आपका एल्गी बूम देखने को मिल रहा है, पूरा हरा हो गया। तो यही दिक्कत होती है कि इसके अंदर आपकी लाइट नहीं जा पाती, ठीक है ना, लाइट सिर्फ यहीं बाहर तक रह पाती, अंदर तक पूरी नहीं जा पाती। अब होता क्या देखो, यूट्रोफिकेशन में दो तरीके बता रखे हैं कि एक आपका हेल्दी वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल साफ पानी है, और एक आपका यूट्रोफिकेशन डेड जोन है, जब यूट्रोफिकेशन हो जाता है। अच्छा, फ्रेश वाटर में क्या होता है, फ्रेश वाटर एंड द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द वाटर ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन, एल्गी एंड द न्यूट्रिएंट्स, इनफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ें होती हैं, लिमिटेड मात्रा में होती हैं, आपके फिशेज वगैरह भी, प्लांट्स वगैरह भी हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स भी है, सभी चीज़ें। और आपका पानी कैसा है, साफ है। और ये जो आपका क्या है, सनलाइट ही नीचे तक आपकी जाती है, कहाँ जाती है, नीचे तक, क्योंकि पानी साफ है तो सबको मिल जाता है। जिससे क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन डिजॉल्व अच्छे से होती है, और यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे होती है, ठीक ठाक होती है, बेहतर होती है, ना ही बढ़ती है ना ही घटती है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्सप्लोसिव एल्गी बूम, जब बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, आपकी एल्गी क्या होने लगते बढ़ने लग जाती है ड्यू टू द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कमिंग फ्रॉम द नाइट्रोजन फॉस्फोरस रिच पॉल्यूटेंट ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द एल्गी रिड्यूस सनलाइट। अब होता है क्या कि जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दो एलिमेंट जब क्या होते हैं मिलते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन आपके ग्रो होने लग जाते हैं, उनके थ्रू आपके क्या एल्गी बूम देखने को मिलता है। और ऑक्सीजन कंजप्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी एल्गी बढ़ रही है तो ऑक्सीजन वो भी लेती है तो वो भी बढ़ जाती है। इससे क्या होती है कि ऊपर की जो पूरी लेयर होती है वो एल्गी क्या कर देती है, कवर कर लेती है, नीचे आपका क्या है, सनलाइट नहीं जा पाती, और नीचे वाली जो आपकी लेयर है वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट देखने को मिल सकता है। और ये पूरी ब्रेक डाउन करता है केमिकल साइकिल को। तो यूट्रोफिकेशन, डेड जोन, सारी चीज़ें क्या लग जाती हैं, धीरे धीरे करके मरने लग जाती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोई भी चीज़। यहाँ पर देख लेते हैं तुम्हारा तो आप सबको मैं क्या पैटर्न सिखा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट लोड अप, तो लिखा हुआ है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स आर फ्लश्ड फ्रॉम द लैंड इनटू रिवर्स। तो लैंड से कहाँ आ रहा है, रिवर में आ रहा है, जितना भी आपका क्या फ्लश्ड फर्टिलाइजर्स है, और टेक बाय द रेन वाटर, और यह तो किससे आ रहा है, आपका रेन वाटर से आ रहा है। इसके बाद क्या है, प्लांट्स फ्लरिश करते हैं, दीज पॉल्यूटेंट्स कॉज द एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ एल्गी। इसमें क्या होता है कि आपका एल्गी ग्रोथ होने लग जाता है, डकवीड एंड द अदर प्लांट ये आपके ग्रो होने लग जाते हैं, जो खतरनाक होते हैं बाकी की मरीन लाइफ के लिए। तीसरा पैटर्न होता है एल्गी बूम होता है, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड, और ऑक्सीजन की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। एल्गी बूम प्रिवेंटिंग द सनलाइट रीचिंग अदर प्लांट, द प्लांट डाई एंड द ऑक्सीजन इन द वाटर इज डिप्लीटेड। अब होता है कि एल्गी बूम देखने को मिलता है, ऑक्सीजन आपका क्या होने लग जाता है, डिप्लीट, कम होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है, क्योंकि एल्गी बूम के थ्रू क्या होता है कि एल्गी बूम क्या करने देता है, ऊपर जब एल्गी आ जाती है तो क्या सनलाइट को अंदर नहीं जाने देती, और जब सनलाइट अंदर नहीं जाएगी तो अंदर जो मरीन लाइफ में आपके प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और खुद भी बढ़ जाएंगे। और वो मर जाएंगे तो सारे जो आपका एक्वाटिक जो आपका क्या पैटर्न है, साइकिल है, वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
चौथी चीज लिखी डीकम्पोजिशन फर्दर डिप्लीटेड ऑक्सीजन। डेड प्लांट्स आर ब्रोकन डाउन, आपके जो डेड प्लांट होते हैं वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं बाय बैक्टीरिया डिकम्पोजर, जो डिकम्पोजर होता है वो उसे खत्म करने लग जाते हैं। यूजिंग अप इवन मोर ऑक्सीजन इन द वाटर, जिससे क्या होती है आपके ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी होने लग जाती है। डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, और पूरा जो इकोसिस्टम है उस पॉन्ड का या लेक का वो खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल रीच अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज पॉसिबल, ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि कोई भी लाइफ वहाँ पे नहीं रह सकती, जीवन वहाँ पे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। फिश एंड द अदर ऑर्गेनिज्म डाइट, फिश हो गए, प्लांट्स हो गए, सारे मर जाते हैं वहाँ पे। कारण मैंने बता दिया कि अगर किसी शहर के बीच में आपके क्या है, लेक है, तो शहर से जो भी आपका क्या आता है, फर्टिलाइजर आ गया आपका, या फिर आपके मिनरल्स वगैरह आ गए, खासकर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो ये लेक को क्या करने लग जाते हैं, गंदा करने लग जाते हैं। यूट्रोफिकेशन के थ्रू एल्गी बूम आपका बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन द 1665, व्हाट वाज द स्पेसिमेन दैट ही यूज्ड टू ऑब्जर्व द सेल्स। इन्होंने कॉर्क का इस्तेमाल किया था, और कॉर्क मैंने बताया था आपका ये किसमें आता है, स्टेनकाइमा में आता है। स्टेनकाइमा वो होती है जो डेड सेल्स होती हैं, और आपकी कैसे होती है, हार्ड सेल्स होती हैं। ये किसकी होती हैं आपका, जैसे मैं बता दूं, छाल होती है आपकी, जो जो क्या होती है, छाल, या आपकी सूखी लकड़ी होती है, वो कॉर्क उसी की बनती है। बात समझ में आ गई, तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन द 1665 विद द हेल्प ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A cell is basic unit of the life. The structure observed by the Robert Hooke under the microscope was a slice of the cork. When he looked at the thin slice of the cork under his microscope, जब उन्होंने स्लाइस की तरफ देखा, कॉर्क एक स्लाइस रखी थी, उसमें देखा तो he saw the structure like a honeycomb, तो उन्हें एक मछली के छत्ते, सॉरी मछली क्यों बोल रहा हूँ, मधुमक्खी के छत्ते जैसे एक बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर देखने को मिला। द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय हिम 1660। इससे पहले वो 1660 में आपको लॉ ऑफ इलास्टिसिटी समझा चुके थे, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, लिखा हुआ है विच स्टेट दैट द फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और द कंप्रेसर स्प्रिंग बाय द सम ऑफ द डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अच्छा, ये इस तरीके का कुछ इस्तेमाल कर रहे थे, ये कुछ कार्टूनिस्ट फॉर्म है। द सेल थ्योरी अगर बात करें तो हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिला, ये उनका माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे उन्होंने कॉर्क वगैरह रखी हुई थी। तो रॉबर्ट हुक की बात करें, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। स्टडी द कॉर्क डेड सेल्स ऑफ द ओक बार्क, जो थी आपके नोटिस रिपीटेड ज्योमेट्रिक बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल। तो इससे उन्हें क्या मिला था, सेल का एक आइडिया मिला था। और मैंने बताया सेल दो तरीके की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकोरियोटिक सेल्स होती है। उसके बारे में अच्छा जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप पहला लेक्चर जो मैंने बायोलॉजी का डाला है, सेल, वो जरूर पढ़ लेना। तो ये था आपका आज का वीडियो, जिसमें साइंटिफिक नेम और कुछ और चीज़ें भी हमने सीखी। तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। सब्सक्राइब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बगल में आपका बेल आइकन आपका शो हो जाएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। हम फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारी क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, यूट्यूब से जो आपकी वीडियो प्राप्त होती है उसका लिंक मैं वहाँ पर भी शेयर कर सकता हूँ, कर देता हूँ। और वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।